वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम 11th चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति, जो कि हमारा 4 नंबर का हमने न्यूमेरिकल कर लिया था और 1 नंबर की अब थ्योरी बची है। टोटल 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो 1 नंबर के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। और जिस स्टूडेंट के 99 मार्क्स आ जाते हैं और केवल 1 नंबर कम रह जाता है, उसको बहुत दुख होता है। तो उस दुख को कम करने के लिए हम 1 नंबर के लिए भी प्रॉपर जो हार्ड वर्क है वो करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है कार्य। कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन होने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तो वस्तु में विस्थापन होगा, अर्थात वस्तु अपनी जगह बदल लेगी, खिसक जाएगी, और उसी विस्थापन को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन होने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन बल की दिशा में होना ज़रूरी है, ठीक है? वो आगे बताते हैं क्यों। अब नॉर्मली कार्य का सूत्र W बराबर F इंटू एस होता है, जो कि आपको न्यूमेरिकल कराते वक्त बता दिया गया था, ठीक है? पर ये उस कंडीशन में अप्लाई होता है जब कार्य और बल दोनों की दिशा समान हो, विस्थापन की दिशा समान हो। जैसे बल इस ओर लगाया जा रहा है तो विस्थापन भी इसी ओर होना है, कार्य भी इसी ओर होगा। विस्थापन जिस दिशा में होगा उसी दिशा में कार्य होगा। जबकि कई बार होता क्या है कि बल तो इस दिशा में लगाया गया और विस्थापन इस दिशा में होता है, तो बल और विस्थापन की दिशा के बीच थीटा कोण बनता है। तो अब इस स्थिति में कार्य का क्या सूत्र होगा? तो देखिए, जब बल व विस्थापन के बीच कोण थीटा हो तो कार्य W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा, मतलब कोस थीटा पर निर्भर करेगा। ये जो कोण है उस पर निर्भर करेगा कार्य, ठीक है? अब थीटा का मान जो है वो अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कार्य का मान कैसे होगा वो देखिए। पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी दीवार पर मैंने F बल लगाया, ठीक है? बहुत शक्ति लगाई, जितनी मुझ में शक्ति थी उतनी मैंने लगा ली, पर दीवार नहीं खिसकी, दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो विस्थापन 0 हुआ। कोई विस्थापन मतलब नहीं, मतलब विस्थापन 0। अब बताइए मुझे कितना कार्य करना पड़ा या कितना कार्य मैंने किया? तो इसका आंसर है कि मैंने 0 कार्य किया। 0 कार्य क्यों किया? क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं। F की तो वैल्यू हमारे पास थी, फिर मल्टीप्लाई S की वैल्यू जो थी वो 0 थी, तो F को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। तो मैंने कार्य कितना किया? 0 कार्य किया। तो आप समझिए, यदि बल 0 लगाया जाएगा तो कार्य 0 होगा, यदि विस्थापन 0 होगा तो कार्य 0 होगा, और यदि कोस थीटा का मान 0 होगा तो भी कार्य 0 होगा। और कोस थीटा का मान 0 कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तब कोस थीटा का मान या कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। चलिए, अब प्रश्न है, निम्न स्थिति कब होती है? धनात्मक कार्य कब होगा? धनात्मक कार्य तभी होता है जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच होता है। जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच होता है, न्यून कोण की बात करें तो जो है कार्य धनात्मक होता है। कार्य 0 कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तब कार्य का मान 0 होता है। एक कंडीशन और है,
वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में कार्य शून्य होता है, कि वृत्ताकार पथ पर यदि चक्कर लगा रहे हैं तो जब चक्कर पूरा होता है तो कार्य शून्य था। आधे चक्कर में कार्य शून्य नहीं होगा, पूरे चक्कर में कार्य शून्य होता है। ऋणात्मक कार्य कब होता है? कोस 180 डिग्री पर कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कार्य में क्या होगा कि हमने बल इस दिशा में लगाया और विस्थापन उल्टी दिशा में हो गया, ये 180 डिग्री का कोण जो बना तब कहलाता है कार्य ऋणात्मक। अधिकतम कार्य कब होता है? जब कोस थीटा का मान धनात्मक हो, ठीक है। और धनात्मक कब होता है? 0 और 90 के बीच में। तो अधिकतम कार्य का, अच्छा न्यूनतम कार्य कब होता है? न्यूनतम कार्य होगा 90 डिग्री पर, क्योंकि उससे कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा और कार्य का मान भी 0 होगा, तो न्यूनतम कार्य होता है। तो आप समझ चुके हैं धनात्मक कार्य 0 और 90 के बीच, शून्य कार्य 90 पर, ऋणात्मक कार्य 180 डिग्री पर, अधिकतम कार्य 0 से 90 के बीच, या अधिकतम कार्य 0 डिग्री पर होता है। कैसे? क्योंकि वहाँ वैल्यू 1 आती है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि अधिकतम कार्य तब होता है जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है, अर्थात बल व विस्थापन की दिशा समान होती है। न्यूनतम कार्य कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन कार्य कौन सा किया जाएगा? W बराबर mg है, जो कि आपको मैंने न्यूमेरिकल के वक्त बता दिया था। अब प्रश्न है कि जब बल डाइन में हो, बल का मात्रक क्या हो? डाइन, और विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर, तो कार्य का मात्रक क्या होगा? अर्ग, जो कि CGS में है। मैंने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया था। जब बल न्यूटन में, विस्थापन मीटर में हो तो कार्य का मात्रक जूल में होगा, और 1 जूल बराबर 10 की घात 7, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो हम में कार्य करने की, वर्क करने की एबिलिटी है, कितना हम वर्क कर सकते हैं, वो होती है हमारी ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक होता है वाट सेकेंड या जूल। जूल इम्पोर्टेंट है। अब बात करें ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो कई प्रकार की होती है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा होती है। उष्मा ऊर्जा, उष्मा या ताप के कारण उत्पन्न ऊर्जा उष्मा ऊर्जा। गर्मी के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा रासायनिक पदार्थ और रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है, जैसे बैटरी में, भोजन और LPG में रासायनिक ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिक का फूटना या छोटे छोटे भागों में टूट जाना। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? छोटे छोटे नाभिकों का बड़े नाभिकों में जुड़ जाना। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम, और नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा। तो वो सभी नाभिकीय ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गति व स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगी, और अगर कोई स्थित है, स्थित का मतलब स्थिर है, रुकी हुई है, उसके कारण भी उसमें जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा गति और स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब इसमें दो बात कही गई है, गति और स्थिति, तो इसकी भी ऊर्जा दो प्रकार की हो गई। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होती है, और स्थितिज ऊर्जा स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न। या आकार में परिवर्तन का मतलब जैसे धनुष को हम खींचते हैं तो धनुष का आकार बदल जाता है। स्प्रिंग को हम संपीड़ित करते हैं
तो स्प्रिंग का आकार बदल जाता है। तो जब वस्तु का आकार बदल जाएगा या उसकी स्थिति बदल जाएगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ये बात ध्यान रखिए। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। उदाहरण गतिज ऊर्जा का उदाहरण है बहता पानी, क्योंकि गति कर रहा है। दौड़ता घोड़ा, वो भी गति कर रहा है। गतिशील पवन, पवन बोलते चलती हुई हवा को, वो भी गति कर रही है। और स्थितिज ऊर्जा के क्या उदाहरण है? तना हुआ धनुष, क्योंकि धनुष का आकार चेंज हो गया है। संपीड़ित स्प्रिंग, तो वो भी स्प्रिंग का भी आकार चेंज हो गया है। या जो चाबी लगी हुई घड़ी होती है, वो भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको बताया था, ई के बराबर 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र है? ई पी बराबर mgh, ये कार्य का भी सूत्र था। ठीक है, अब एक डेरिवेशन आती है कि u वेग से गतिमान एक वस्तु पर, मान लीजिए एक वस्तु है, m द्रव्यमान है इसका, u वेग से गति कर रही है। अब मैंने इस पर और बल लगा दिया, बल और अप्लाई कर दिया, तो इसका वेग बदल गया। अब इसका वेग क्या हो गया? v, और इसने दूरी कितनी तय की? s। ठीक है, तो u वेग से गतिमान एक वस्तु पर f बल लगाने पर वेग बदलकर v हो जाता है। इस दौरान तय की गई दूरी s है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा वृद्धि या कार्य ज्ञात कीजिए। होता है ना कि कई बार जैसे जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है, ठीक है, तो उस समय तो बॉल का वेग कुछ और होता है, पर जो बैट्समैन है फिर उसे टच करता है, शॉट लगाता है, तो वेग चेंज हो जाता है। तो वही बात की गई है, बल लगाने पर वेग बदल गया और विस्थापन s है। तो कार्य की गणना करनी है। तो देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे समीकरण से, न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण क्या है? v² बराबर u² + 2as। अब क्या किया गया? इस u की साइड चेंज कर दी गई है, तो u की साइड चेंज की गई है, तो ये नेगेटिव हो गया साइड चेंज करने पर, तो हमारा रिजल्ट आया v² - u² बराबर 2as। अब क्या किया गया? दोनों ओर m से गुणा कर दिया, इधर भी m से गुणा कर दिया और इधर भी m से गुणा कर दिया। तो यहाँ तो हमारा आया m ब्रैकेट v² - u² बराबर 2mas। यहाँ m लगा दिया गया, यहाँ m से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया? जो ma जो अंडरलाइन किया गया है उसको f में बदल दिया गया है। ma को क्या में बदल दिया गया है? f में बदल दिया गया है। क्यों? क्योंकि f बराबर ma होता है। ये भी जो न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट वीडियो था तब बता दिया गया था। और fs बराबर क्या होता है? w होता है। w बराबर fs अभी हमने पढ़ा था। तो ये हमारे यहाँ तक ये रिज़ल्ट आ गया है। अब ये जो 2 गुणा में था w के, वो हमने साइड चेंज किया, तो वो यहाँ भाग में चला जाएगा, तो भाग में चला गया, तो ये रिज़ल्ट आ गया। यह कार्य का सूत्र है, जबकि हमें गतिज ऊर्जा वृद्धि भी निकालनी थी। तो यह वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होगा, कि यही जो कार्य किया गया है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ई के बराबर ये का यही फॉर्मूला आ जाएगा। और कंडीशन यदि अप्लाई करेंगे हम, तो u बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ u की जगह हम 0 करेंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा, गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। गतिमान आवेश का मतलब कोई आवेश जो होगा वो गति करेगा। आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो जो या धनावेश ऋणावेश कह सकते हैं। तो आवेश जब गति करेगा तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस है, 1-2 बार पढ़ने पर बिल्कुल याद हो जाएगी। आवेशित कण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी जो आवेश होता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। अपने चारों ओर एक एरिया क्रिएट करेगा और जो अन्य आवेश पर बल लगाता है, तो जो उसने एरिया क्रिएट किया है उसमें दूसरे आवेश पर बल लगता है। जैसे ये आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, वो यहाँ
आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है। ये धनावेश के चारों ओर है, ये ऋणावेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है। तो अगर कोई दूसरा आवेश इन आवेशों के विद्युत क्षेत्र में आ जाता है तो दूसरे आवेश पर बल लगता है। समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। समान आवेश है, इनके बीच होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे, धक्का देंगे, दूर भेजने का प्रयास करेंगे। तो समान आवेशों के बीच तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विपरीत आवेश कैसे, जैसे प्लस माइनस या माइनस या प्लस, इनके बीच होता है आकर्षण, एक दूसरे को ये अपनी ओर खींचते हैं। तो समान आवेशों के बीच तो प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। विद्युत क्षेत्र धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से निकलता है। देखो पॉजिटिव वाले से तो तीरों के निशान निकलते हुए हैं और नेगेटिव की ओर आते हुए, तो धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। देखिए धनावेश से निकल रहा है, ऋणावेश की ओर जा रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से जब आवेश गति करते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। पहले आवेश स्थित होते हैं, स्थिर होते हैं, जब ये गति करने लगते हैं तो पहले स्थिर के कारण स्थितिज ऊर्जा और गति के कारण फिर गतिज ऊर्जा। तो आवेश गति करते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा काय में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में, और फिर गतिज ऊर्जा काय में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ पर आपको विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख दिया गया है, जो RBSc सप्लीमेंट्री 2018 में पूछा गया था। अब किस प्रकार पूछा गया था, यह आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि कोयले का दहन करते हैं या नाभिकीय संयंत्र द्वारा या सौर ऊष्मा संयंत्र, मतलब कोई सा भी ऊर्जा संयंत्र होता है, उससे पानी को भाप में बदला जाता है। भाप को टरबाइन पर डाला जाता है, टरबाइन घूमती है, उससे जुड़ा जनरेटर घूमता है, साथ ही एक शीतलक लगा होता है जो भाप को पुनः पानी में बदलने का कार्य करता है। ये आगे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। विद्युत ऊर्जा संयंत्र क्या होता है, वह संयंत्र जिसमें ऊर्जा के एक रूप को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहलाता है। कहने का मतलब ऊर्जा का एक रूप होता है हमारे पास, चाहे वो ऊष्मा ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो सकती है, उसको बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में, या कहे तो बिजली में बदला जाता है, वो कहलाता है विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ऐसा संयंत्र जो ऊर्जा के एक रूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहलाता है। अब कोयला संयंत्र देखिए, जो पीछे हमने ब्लॉक आरेख देखा था उसी को यहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखिए इसमें कोयले को जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा, कि कोयले को जलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का मतलब गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी से पानी को भाप में बदला जाता है। यहाँ पर भी तो यही कहा गया था कि कोयले को दहन से पानी को गर्म करेंगे, पानी भाप में बदल जाएगा। भाप में बदलते हैं, भाप से टरबाइन व टरबाइन से जुड़ा जनरेटर घूमता है। अब भाप को क्या करते हैं, टरबाइन पर डालते हैं, तो ये कहा गया है भाप से टरबाइन और टरबाइन से जुड़ा जनरेटर घूमता है। तो जनरेटर घूम गया। अब जनरेटर को घूमने पर क्या होता है, जनरेटर के घूमने पर विद्युत बनती है। अच्छा टरबाइन क्या होता है, ये एक बड़ा पंखा होता है जिसके घूमने पर, जो जनरेटर पर लगा होता है, जिसके घूमने पर विद्युत बनती है। नाभिकीय संयंत्र, इसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय विखंडन मतलब परमाणु बम फोड़ करके या किसी भारी नाभिक के विखंडन से ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा मतलब गर्मी। अब आगे की प्रोसीजर वही है जो कोयला संयंत्र में थी। पानी को भाप में बदला, भाप से टरबाइन घूमी, टरबाइन से जनरेटर घूमा और विद्युत बन गई। जल विद्युत संयंत्र, अब इसमें क्या करते हैं, जल से विद्युत बनाते हैं। तो पहले तो क्या करते हैं, बांधों में जल को इकट्ठा कर किया जाता है कि बांध बनाकर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर पहले पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा इकट्ठे किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब क्या किया जाता है, जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। गतिज ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, नल खोल देंगे या गेट खोल दिया जाएगा। अब पानी बहने लग जाएगा। अब पानी बहने लग जाएगा तो टरबाइन जो है वो घूमने लग जाएगी। टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा और जिससे विद्युत बन जाएगी।
अच्छा, पानी की गति के कारण वो टरबाइन कैसे घूमेगी? बहता पानी किसी भी चीज़ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। अब वो टरबाइन को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा तो टरबाइन उसके साथ नहीं जाएगी, पर उसकी पंखुड़ियाँ ज़रूर घूम जाएगी। जैसे चलती हुई हवा पंखे को घुमा देती है, हवा चलेगी, पवन तो पंखे को घुमाती है, उसी प्रकार गतिशील पानी, बहता पानी उस टरबाइन को घुमा देगा। पवन ऊर्जा संयंत्र। अब हवा से कैसे बिजली बनाई जाती है? जब पवन की गतिज ऊर्जा मतलब पवन चल रही है, पवन चक्की की टरबाइन को घुमाती है। अब पवन की गतिज ऊर्जा किसको घुमाती है? पवन चक्की की जो टरबाइन बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं उसको घुमाती है, जिससे विद्युत बनती है। ये जो पवन ऊर्जा है वह ऊर्जा का नवीकरणीय और दक्ष स्रोत है। दक्ष मतलब बहुत अच्छा स्रोत है। यह प्रदूषण भी नहीं फैलाता, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। नवीकरणीय मतलब बार बार उपयोग किया जा सकता है पवन का, और दक्ष स्रोत मतलब बहुत अच्छा स्रोत है, इसमें नुकसान कम होता है। सौर ऊर्जा संयंत्र। इसमें सौर ऊर्जा को लेंसों व दर्पणों की सहायता से केंद्रित करके ऊष्मा में बदला जाता है। अब क्या क्या है कि जाता है कि एक बड़े बर्तन में पानी भर लिया जाता है, और जो सूर्य का जो प्रकाश है या सौर ऊर्जा है उसको लेंसों और दर्पणों की सहायता से उस बर्तन पर केंद्रित कर दिया जाता है, उस बर्तन पर इकट्ठा कर दिया जाता है, जिससे वो बर्तन तेज़ी से गर्म होता है। आपने एक प्रयोग पहले भी किया होगा कि लेंस से एक पेपर पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और वो पेपर जलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो किरणें एक साथ केंद्रित होती है तो उनमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उसमें लेंस और दर्पणों की सहायता से बड़े बर्तन पर जिसमें पानी भरा है उस पर सौर ऊर्जा केंद्रित की जाती है, जिससे वो तेज़ी से गर्म होता है। अब पानी भरा है तो पानी गर्म होने पर भाप में बदलेगा, भाप से टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से जनरेटर घूमेगा और विद्युत बन जाएगी। प्रोसीजर लगभग वही है। सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ सौर पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल में लगे प्रकाश वोल्टीय सेल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ क्या होता है? सौर जो सेल है या सौर पैनल है उसमें लगा होता है प्रकाश वोल्टीय सेल, जो क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कैसे? कि जब भी प्रकाश के फोटोन का मतलब प्रकाश की ऊर्जा, फोटोन है ऊर्जा के बंडल, तो जब भी प्रकाश की ऊर्जा या कहे तो प्रकाश के फोटोन सेल पर आपतित होते हैं, सेल मतलब सौर सेल पर आपतित होते हैं, आपतित मतलब पड़ते हैं, या जब प्रकाश जो सौर सेल पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। हालांकि उस धातु के बाहर नहीं निकलते, पर नाभिक की कक्षा से बाहर निकल जाते हैं और गति करने लगते हैं। इन गतिमान इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत बनती है। होता क्या है? सूर्य के या सौर के जो फोटोन हैं वो सौर सेल पर पड़ेंगे, आपतित होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और गति करने लग जाएंगे, और गति करने के कारण विद्युत बन जाएगी। रासायनिक ऊर्जा संयंत्र। इसमें क्या किया जाता है? पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जनरेटरों से विद्युत बनाई जाती है। आपने देखा होगा जनरेटर जिसमें डीजल डालते हैं और वो बिजली बनाता है। शादी में भी देखा होगा या आपके कईयों के घरों में होगा भी। और इन्वर्टर की बैटरी से भी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इन्वर्टर की बैटरी का उपयोग भी विद्युत बनाने में किया जाता है। होता क्या है? वहाँ रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला देखिए, ऊर्जा संरक्षण नियम। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। कि कोई भी निकाय है विलगित, मैंने आपको बताया था कि ऐसा निकाय, ऐसा क्षेत्र है जहाँ से न तो ऊर्जा आ जा सकती है और ना ही कोई द्रव्य आ जा सकता है, ना तो द्रव्य और ना ही ऊर्जा। ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध है। ट्रांसफ़र का मतलब ना तो उस निकाय से द्रव्य बाहर निकलेगा, कोई भी मैटर बाहर नहीं निकल सकता और कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती। तो उस निकाय की बात की जा रही है, उस क्षेत्र की बात की जा रही है। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। कि जब ऊर्जा ट्रांसफ़र ही नहीं होगी तो नियत ही रहेगी, फिक्स रहेगी। नियत का मीन्स फिक्स रहती है। ऊर्जा पहले जितनी थी बाद में भी उतनी रहेगी। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा न तो हमने बनाई है ना नष्ट कर सकते हैं। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ये क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अब उदाहरण के लिए देखा जाए तो घरों में आने वाली जो विद्युत ऊर्जा है
वो अगर पंखे में जाएगी तो पवन ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। और यदि स्त्री प्रेस में जाएगी तो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। और इसी प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे हम भोजन द्वारा रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि फिर कई पेशीय ऊर्जाओं में या कार्य में, गतिज ऊर्जा में, इस प्रकार की ऊर्जाओं में तब्दील हो जाती है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ा जाए तो हमें एक नियत राशि प्राप्त होती है, मतलब फिक्स अमाउंट प्राप्त होता है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी और स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदलती है। यदि एक ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो दूसरी ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। मतलब यदि दो ऊर्जाएं हैं हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब एक ऊर्जा का मान कम होने पर दूसरी ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। तो यहाँ यही बात कही गई है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, परंतु विपरीत दिशा में होगा। ये नेगेटिव साइन जो है वो विपरीत दिशा को दर्शाता है। विपरीत दिशा का मतलब कैसे? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन यदि बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन विपरीत दिशा में होगा, मतलब घटेगा। मान तो बराबर होगा कि मान लीजिए किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में 5 जूल की वृद्धि आ गई तो गतिज ऊर्जा में कमी आएगी 5 जूल की, ठीक है। तो जितना परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में उतना ही परिवर्तन गतिज ऊर्जा में, परंतु विपरीत दिशा में या विपरीत अमाउंट में, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव।